किसान साथियों, अगर आप भी धान में डीएपी खाद डालने वाले हैं तो कुछ बातों का आपको ध्यान देना चाहिए। इसके साथ कौन सी खाद आपको डालनी है और कौन सी खाद का इस्तेमाल गलती से भी नहीं करना है, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम 5 महत्वपूर्ण बातें आपको बताएंगे। पहले तो कब हमें डीएपी डालना है, कितनी मात्रा में डीएपी डालना है, डीएपी डालते समय क्या सावधानियां बरतनी है और डीएपी के साथ क्या क्या डालना है ये भी बताएंगे। और इसके साथ किसान साथियों, डीएपी यानी अगर मान लीजिए डीएपी में जो तत्व होते हैं उनकी कमी हो गई तो उससे क्या होता है, यानी इसकी कमी के लक्षण क्या हैं। खासकर फास्फोरस की कमी के लक्षण हम जानेंगे। तो पूरा वीडियो आप देखिएगा। कोई भी आपके मन में सवाल है या कोई भी आपके मन में अगर सुझाव है तो किसान साथी आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसान साथियों, डीएपी के बारे में आपको जानना है। डीएपी किसान साथियों, जिसको डाई अमोनियम फास्फेट के नाम से जानते हैं, इसमें 2 तत्व उपलब्ध होते हैं। एक होता है नाइट्रोजन और दूसरा होता है फास्फोरस। डीएपी में 18% नाइट्रोजन की मात्रा होती है और 46% इसमें फास्फोरस पाया जाता है। यानी डीएपी में दूसरी किसी भी दानेदार या पाउडर फॉर्म वाले जो हम खादें डालते हैं उनसे अगर हम तुलना करें तो सबसे ज़्यादा फास्फोरस डीएपी में ही पाया जाता है। तो ये आपने जाना कि हाँ, डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट के नाम से जानते हैं। इसका इस्तेमाल हम इसीलिए करते हैं ताकि फास्फोरस की पूर्ति हम कर सकें, क्योंकि अगर हमें नाइट्रोजन की पूर्ति करनी है तो हम यूरिया डाल के कर लेंगे और वो काफ़ी सस्ती भी इसकी अपेक्षाकृत मिलती है। तो चलिए जानते हैं समय के बारे में। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, 5 पॉइंट हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे समय, कब हमें डीएपी खाद अपनी धान की फसल में इस्तेमाल करना है। किसान साथियों, डीएपी खाद अगर आप सही समय पे नहीं डालेंगे तो भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। अब सही समय के बारे में आपको जानना है तो पूरा वीडियो आप देखिएगा। सही मात्रा, सही समय, सही तरीका, सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। डीएपी, जैसा कि हमने बोला, फास्फोरस की पूर्ति के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और फास्फोरस कैसे काम करता है ये भी आपको जानना पड़ेगा, तब आप उसका सही समय अपने आप ही जान लेंगे। फास्फोरस, जैसा कि मैंने बहुत सारी वीडियो में आपको बताया हुआ है कि एक स्थिर तत्व होता है, लगभग स्थिर रहता है। स्थिर का मतलब कि कोई भी चीज़ ज़्यादा ना तो आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी हिले डुले ना, जहाँ पे आपने डालना लगभग वहीं पे रह गया। 19-20 का अंतर हो सकता है लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर आप फास्फोरस खाद, मान लीजिए जैसा कि वीडियो में आपको ये खेत दिखाई दे रहा है, तो लगभग ये भी रोपाई के 1 सप्ताह 10 दिन के आसपास की फसल होगी और मान के चलिए 10 दिन से कम की ही फसल है, इससे ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। और अगर आप इस खेत में डीएपी डालेंगे तो क्या होगा, इस खेत में अगर आप डीएपी खाद का इस्तेमाल करेंगे तो आपने डीएपी को ऊपर से डाला, मिट्टी की बहुत ही ऊपरी सतह में ही वो रह जाता है, बहुत नीचे तक ना जाने की वजह से। क्योंकि पौधे की ज़्यादातर जड़ें नीचे की तरफ होती हैं, ऊपर की तरफ बहुत ही कम जड़ें होती हैं। तो ऐसी दशा में बहुत ही कम उपयोग पौधे फास्फोरस का कर पाते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि हम इसको बाद में नहीं डाल सकते हैं, तो आखिर हमें डालना कब चाहिए, डीएपी का इस्तेमाल हमें करना कब चाहिए। तो जैसा कि हमने बोला, अगर आप इसको बीच में डालेंगे बीच में रहेगा, नीचे डालेंगे नीचे रहेगा, ऊपर डालेंगे ऊपर रहेगा। तो डीएपी का इस्तेमाल अगर आप खेत तैयार करते समय डालेंगे डीएपी, तो जब आप जुताई करते हैं तो अच्छे से ये मिट्टी में मिक्स हो जाएगा, जिससे जब कुछ हिस्सा नीचे रहेगा, कुछ बीच में रहेगा, कुछ ऊपर रहेगा, जिससे क्या होगा कि इसका जो उपयोग है उस पौधे के लिए ज़्यादा हो जाएगा। तो अब आपको बात समझ में शायद आ गई हो कि डीएपी का इस्तेमाल खेत तैयार करते समय, जब आप खेत की अंतिम जुताई करवाते हैं उसी समय करना चाहिए। डीएपी के अलावा जितनी भी फास्फोरस वाली खादें होती हैं, चाहे डीएपी हो, चाहे कोई एनपीके हो, एनपीके 12-32-16 वगैरह, या फिर सिंगल सुपर फास्फेट हो, इनका इस्तेमाल अगर आप पहले करते हैं अंतिम जुताई के समय तो ये बढ़िया से काम करती हैं। तो चाहे आप धान की रोपाई करें, चाहे आप धान की सीधी बिजाई करें, चाहे कोई भी फसल लगाएं, अंतिम जुताई के समय आपको डीएपी अपने खेत में डाल देना चाहिए। तो यहाँ पे समय कंफर्म हो गया, अंतिम जुताई के समय डालना है। अब जानते हैं मात्रा, कितनी मात्रा में धान की फसल में इसका इस्तेमाल करना होता है। तो धान की फसल में जो मात्रा हम डालेंगे, लगभग 30 किलो से लेकर 40 किलो मात्रा पर एकड़ के हिसाब तक डालेंगे। यानी 1 एकड़ में 30 से 40 किलो डीएपी खाद आपको इस्तेमाल करना है अंतिम जुताई के समय।
अब हम ये भी जान लेते हैं कौन सी वैरायटी में कितना डालिएगा। तो यहाँ पे जो हमने खाद की मात्रा बताई है वो हाइब्रिड वैरायटियों के लिए बताई है, और जो आपको समय है रोपाई से पहले ही डालना है। तो यहाँ पे जो किस्में हमारी जल्दी तैयार होती हैं उसमें आप 30 किलो DAP डालिए। कोई वैरायटी मध्यम अवधि में तैयार होती है उसमें आप लगभग 35 किलो DAP डालिए। कोई वैरायटी अगर देर से तैयार होती है तो 40 किलो के आसपास उसमें आपको DAP खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। तो DAP की मात्रा आपने जान लिया कि हाँ कितना कौन सी वैरायटी में आपको प्रयोग करना चाहिए। मात्रा के बारे में यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिल गई। अब बात करते हैं सावधानियाँ, क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए जब हम DAP का इस्तेमाल करें। सबसे महत्वपूर्ण यही विषय है सावधानियाँ, क्योंकि अगर आप भले ही सही समय पे डाल दें, सही मात्रा में डाल दें, लेकिन हाँ कुछ गलती अगर आप कर देते हैं तो ये DAP बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। तो सबसे बड़ी सावधानी क्या बरतनी है, जिस पहली तो सावधानी कि हाँ पहले ही डालना है, बाद में नहीं डालना है। बाद में डालेंगे तो काम नहीं करेगा। इसके अलावा किसान साथियों, किसी दूसरे खाद में एक खाद सबसे इम्पोर्टेंट होती है, खासकर धान में हम उसका इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं, वो है जिंक। अब हम करते क्या हैं कि धान की रोपाई के समय जब हम DAP डालते हैं उसी में हम जिंक भी मिला के डाल देते हैं जानकारी के अभाव में। अब अगर किसी किसान भाई को पहले से पता होगा कि हाँ इसको डालने से नुकसान होता है तो वो डालेगा ही क्यों। तो यहाँ पे जिंक खाद का इस्तेमाल, जिंक सल्फेट जो आती है 33% वाले जिंक सल्फेट हो चाहे हो 21% वाले जिंक सल्फेट, इनका इस्तेमाल DAP के साथ मिला के करेंगे तो फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा, ये दोनों चीज़ें DAP में क्या होता है, फास्फोरस और जिंक अगर एक साथ मिलते हैं तो इनसे रिएक्शन होके एक नया पदार्थ बनता है, एक नया तत्व बनता है, वो है जिंक फास्फेट। अब ये जिंक फास्फेट अघुलनशील रूप में होता है। अघुलनशील का मतलब आप जानते होंगे, ज़्यादातर मिट्टी जहाँ पे pH वगैरह ज़्यादा होता है तो बहुत सारे जो खादें होती हैं वो अघुलनशील हो जाती हैं। जहाँ पे pH बहुत ज़्यादा होने से समस्याएं आ जाती हैं। तो अघुलनशील तत्व का सामान्य अगर हम मतलब जानें तो मतलब वो आपके मिट्टी में ही उपलब्ध रहेगा, जिंक भी रहेगा, फास्फोरस भी रहेगा, लेकिन ऐसे रूप में हो जाएगा जिसको पौधे भोजन के रूप में नहीं ले पाएंगे। समझ लीजिए आम भाषा में समझे तो पत्थर के समान हो जाएगा, मिट्टी में रहेगा लेकिन अगर आप मिट्टी में पत्थर डाल लेंगे तो घुलने वाला तो है नहीं, यानी अघुलनशील हो जाएगा। इसी तरह से जिंक और सल्फ़र, जिंक और ये आपका हो गया फास्फोरस एक साथ नहीं मिलाना है, इस बात का ध्यान देना है। फास्फोरस वाली कोई भी खाद नहीं मिलाना है, चाहे आप DAP का इस्तेमाल करें, चाहे आप NPK डालें, चाहे आप सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करें। तो ये बड़ी गलती नहीं करना है। और दूसरा, पहले ही डालना है रोपाई के, बाद में नहीं डालना है। ये दो सावधानियां बरतनी है। इसके अलावा इसके साथ में क्या मिलाना है ये भी आपको पता होना चाहिए ताकि इसका अच्छे से आप लाभ ले पाएँ। तो पहला तो आपको जिंक नहीं मिलाना है। इसके साथ केवल एक खाद आप डालिए, वो है पोटास। पोटास 30 से 40 किलो पर एकड़ के हिसाब से। कोई वैरायटी बहुत जल्दी तैयार होती है तो 25 किलो। अगर हम कुल आंकड़े आपको बताएं, 25 से 30 किलो जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी में, 30 से 35 किलो मध्यम अवधि की वैरायटी में, और 35 से 40 किलो देर से तैयार होने वाली धान की वैरायटी में जो MOP पोटास 60% वाला आता है उसका इस्तेमाल करिए। पर एकड़ के हिसाब से हमने ये मात्रा आपको बताई हुई है। तो DAP के साथ आपको मिलाना है पोटास। यूरिया इस समय आप चाहें तो डाल सकते हैं लेकिन नहीं डालना है। यूरिया कब डालना है, रोपाई से 1 सप्ताह के भीतर आपको पहली यूरिया डालना है, क्योंकि DAP में भी जैसा कि मैंने बताया कि DAP में भी आपको जो नाइट्रोजन है 18% मिलता है। तो इसीलिए आप DAP डालते हैं या कोई NPK डालते हैं तो रोपाई के समय यूरिया न डालेंगे तो भी काम चल जाएगा, नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी। यूरिया कब डालिए, 1 सप्ताह के अंदर डालिए। तो ये 3 खादें आपको डालना है। यूरिया कितना डालना है इसकी मात्रा भी जान लीजिए। लगभग 16 से 20 किलो यूरिया आपको पहली बार डालना होता है। अब क्योंकि DAP का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें भी नाइट्रोजन की कुछ पूर्ति हो जाती है, यानी आधी मात्रा कर देनी है। यूरिया 30 से 40 किलो हर बार देना होता है, 3 बार आपको कम से कम देना होता है। लेकिन अगर आप DAP या NPK डालते हैं तो 30-40 की बजाय आप 15-20 किलो यूरिया पहली बार डालिए। उसके बाद दूसरी बार यूरिया 20 से 30 दिन पे डालना है, 30 से 40 किलो, और अंतिम बार यूरिया 40 से 50 दिन पे 30 से 40 किलो इस्तेमाल करना होता है। यानी यूरिया 3 बार आपको डालना है। अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करते हैं तो रोपाई के समय यूरिया डालिए और 30-40 किलो यूरिया तब लेना चाहिए। अब यहाँ पे हमने खादों के बारे में भी जान लिया। अगर हम जिंक के बारे में जानें तो जिंक डालना है 20 से 30 दिन पे, जब आप दूसरी बार धान में यूरिया डालेंगे तब। अब ध्यान क्या देना है कि खादों के इस्तेमाल से पहले सिंचाई करें, उसके बाद खाद डालें, खासकर यूरिया, क्योंकि यूरिया अगर आप सिंचाई के
पहले मतलब यूरिया डाल के फिर सिंचाई करते हैं तो भी थोड़ा सा कम नाइट्रोजन की पूर्ति पौधे को होती है, क्योंकि पानी के साथ बहुत जल्दी नाइट्रोजन यूरिया वाला नीचे चला जाता है। तो यहाँ पे हमने खाद की मात्रा आपको बताई। अब कमी के लक्षण जानते हैं। अगर मान लीजिए डीएपी नहीं डालते हैं तो विशेषकर फास्फोरस की कमी होगी, और फास्फोरस की कमी एक गंभीर समस्या हो सकती है। अगर फास्फोरस की कमी हो जाएगी तो पैदावार और गुणवत्ता फसल की खराब हो जाती है, क्योंकि फास्फोरस पौधे के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व की गिनती में आता है। फास्फोरस की कमी से जड़ विकास, कल्ले निकलने में दिक्कत और पौधे को पकने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। चलिए मुख्य लक्षण जानते हैं। पौधे बौने हो जाते हैं और छोटे पौधे हो जाते हैं। फास्फोरस की कमी होने से धान के पौधे आपको काफ़ी छोटे दिखाई दे सकते हैं, इनकी विकास दर रुक जाती है। पत्तियों पर आपको गहरे हरे या बैंगनी रंग के आपको मतलब लक्षण दिखाई देंगे। एक बहुत ही विशिष्ट लक्षण है, पुरानी पत्तियां, नीचे की पत्तियां जो होती हैं अक्सर गहरे हरे रंग की हो जाती हैं और कभी कभी उनमें भूरा, लाल या बैंगनी रंग भी आ जाता है। यह रंग एंथोसायनिन नामक पिगमेंट की जमा होने के कारण होता है। पौधे के कल्ले निकलने में दिक्कतें आती हैं। कम पौधे में कल्ले आते हैं जिससे पौधे झाड़ीदार हो जाते हैं, उपज में कमी देखने को मिलती है। पतले और तने जो होते हैं पतले और कमज़ोर हो जाते हैं, तो ये भी समस्या हो सकती है। जड़ों का विकास में सबसे दिक्कत आएगी। जड़ों का विकास काफ़ी बाधित हो जाता है, सही से विकसित नहीं हो पाता है, जिससे पौधा मिट्टी से पानी और अन्य जो पोषक तत्व होता है उसको सही से ग्रहण नहीं कर पाता है। फसल देर से पकती है, दाने खाली रह जाते हैं और कम संख्या में पत्तियां, बालियां, दाने आपको मतलब दिखाई दे सकते हैं। पुरानी पत्तियां जो है भूरा होकर गिर जाती हैं, अब यहाँ मतलब मर जाती हैं। अब यहाँ पे कमी के लक्षण हमने आपको बता ही दिया। अब अगर आप फास्फोरस का इस्तेमाल सही समय पे करते हैं तो ये काफ़ी बढ़िया रहता है। पौधे में अच्छे से जड़ों का विकास होता है, तमाम चीज़ें बढ़िया बढ़िया होती हैं, कल्ले अच्छे आते हैं, फल फूल अच्छे से बनता है, प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होता है। तो समय से अगर आप खादों का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित ही आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा खाद डाल दी, हमें ज़्यादा उत्पादन मिलेगा, बिल्कुल गलत सोचते हैं। संतुलित मात्रा में सही समय पर अगर आप खादों का इस्तेमाल करेंगे तो ही आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगर आज की वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।